हेलो। हेलो। हाथ बनाए साफ कर। हाँ हाँ ठीक है। और ऊपर दिखता रहे अपना नंबर, उसका फ़ायदा मिल रहा है। फोन आ रहे हाँ हैं। हाँ। मम्मी से अब सुन तो रहे हैं। बैठिए भाई। देखिए, आपका कन्फेशन चल रहा था भाई। और आपका सह अभियुक्त और सह अपराधी, यानी कि आपका को एक्यूज्ड और ए कॉम्प्लेक्स में आपका अंतर भी बताया गया था। अब जो हमें पढ़ना है, आपका बिहार में भी पूछा गया था, मुकरी हुई संस्वीकृति, यानी कि जो बिहार में क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था कि मुकरी हुई संस्वीकृति से आप क्या समझते हैं, ये यूपी में मेंस में भी आ चुका है और बिहार में बिना धारा का है भाई, ये सेक्शन नहीं है। ये आपका मुकरी हुई संस्वीकृति, या इसको हम कहते हैं प्रत्याहारी संस्वीकृति। प्रत्याहारी का मतलब कि वापस ली गई संस्वीकृति। इसका मतलब है, या इसको हम कहते हैं रिवोक की गई संस्वीकृति, या रिस्ट्रैक्टेड कन्फेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्फेशन रिवोक कर लिया गया हो, वापस ले लिया हो। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, यानी कि प्रत्याहारी संस्वीकृति या मुकरी हुई संस्वीकृति को साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब किसी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई रहती, तो आप एक अपनी परिभाषा बनाते हैं, और वह परिभाषा सटीक होनी चाहिए, जो शुरुआती दौर में ही लिखनी पड़ती है। देखिए, जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति किसी जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपनी द्वारा की गई संस्वीकृति से मुकर जाता है, या अपनी द्वारा की गई संस्वीकृति के विपरीत बात करता है, उसी को हम मुकरी हुई संस्वीकृति कहते हैं। अर्थात किसी समय कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार किया है और पश्चातवर्ती समय पर वह इससे मुकर जाता है कि हमने ये संस्वीकृति नहीं की थी, या हमने झूठी संस्वीकृति की थी, यानी कि बाद में पलट गया। इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, मुकरी हुई संस्वीकृति या प्रत्याहारी संस्कृति। अब समस्या ये आती है कि क्या मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर किसी अभियुक्त को सजा दी जा सकती है कि नहीं। इसका प्रावधान एविडेंस एक्ट में किसी भी सेक्शन में नहीं है। तो मुकरी हुई एक उदाहरण भी बना दिया जाए भाई। उदाहरण ये देखना है कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और 1 जनवरी को अपना अपराध स्वीकार करता है, और फिर 5 जनवरी को ये कहता है कि हमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था, या हमने जो अपराध स्वीकार किया था
वह तो लोगों को भरमाने के लिए या झूठ मूठ का कर लिया था, फर्जी कर लिया था, फाल्स कर लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अपना अपराध स्वीकार किया और बाद में क्या हुआ, उससे मुकर गया। अब यहाँ समस्या ये उत्पन्न होती है कि जब एक बार वह अपना अपराध स्वीकार किया और बाद में मुकर गया, तो क्या इस संस्वीकृति के आधार पर उसे सजा दी जा सकती है कि नहीं? तो इस विषय पर आपका न्यायालयों का क्या विचार है, ये देखना है। सामान्यतः मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर किसी अभियुक्त को सजा नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके समर्थन में कोई अन्य साक्ष्य मौजूद न हो। यानी कि अगर ये 5 जनवरी को अपनी बातों से पलट जाता है तो 1 जनवरी को जो यह अपना अपराध स्वीकार किया था उसे साक्ष्य में पेश किया जाएगा, लेकिन इसी साक्ष्य के आधार पर अब एक को सजा नहीं दी जा सकती। तो और क्या आवश्यक है कि इस साक्ष्य का या इस संस्वीकृति का समर्थन करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य भी हो। यानी कि जिस कन्फेशन से वह मुकरा है उस कन्फेशन को सपोर्ट करने के लिए अगर और साक्ष्य है जो इस पुराने कन्फेशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि ये सही था, तो भले अभियुक्त बाद में पलट गया हो, मुकर गया हो, मुकरने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उस आधार पर उसे सजा दी जा सकती है। लेकिन कब? जबकि अन्य साक्ष्यों से उसका क्या मिलता हो, समर्थन, माने पुष्टि होती हो या सपोर्ट करते हो। इसी को आपका मुकरी हुई संस्कृति कहते हैं। और आपका केस याद रखना है, प्यारे लाल भार्गव वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। प्यारे लाल भार्गव वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1963, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में प्रत्याहारी संस्वीकृति पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और 2 सिद्धांत निकाला। पहला सिद्धांत ये निकाला कि यदि कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार किया है और बाद में उससे मुकर जाता है, तो ऐसी दशा में अगर पहले वाला कन्फेशन जिससे मुकरा है, अगर वह न्यायालय की राय में सत्य है, विश्वसनीय था, स्वैच्छिक था, तो ऐसी दशा में मुकरने के बाद भी उसे सजा दी जा सकती है। लेकिन सतर्कता का नियम ये है कि मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर तभी सजा दी जाए जब उसका समर्थन करने के लिए अभिलेख पर अन्य साक्ष्य क्या हो, मौजूद। यानी कि ए ने जो 1 जनवरी को अपना अपराध स्वीकार किया फिर बाद में मुकर गया, तो 1 जनवरी को जो वह अपना अपराध स्वीकार किया था उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ अन्य अगर साक्ष्य हैं, तो भले वह मुकर गया है फिर भी मुकरी हुई संस्कृति के आधार पर उसे क्या दिया जा सकता है, दंड। यानी कि उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रत्याहारी संस्कृति छोटी चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। अब लास्ट में जो हमें पढ़ना है, जो ज़्यादा पूछा जाता है आपका प्री में भी और इंटरव्यू में भी, मेंस में भी, एक चार्ट बना लेना है। इधर स्वीकृति बना लेना है और इधर संस्वीकृति। इसके पहले एक लाइन और बता दिया जाए भाई, तब आपका ये शुरू किया जाए। मेंस में भी बिहार में भी आ चुका है ये अंतर, आपका इंटरव्यू में भी आया है और प्री में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन इसके पहले एक लाइन बता दिया जाए, कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू। जो संस्वीकृति होती है
वह सब्टेंसिव एविडेंस होता है, सारवान साक्ष्य होता है। अब अगर कहीं भी आपका दे कि ये एविडेंस कैसा है, अगर सारवान दे, इसका मतलब पहले समझिए। अगर कहीं भी ये दे कि ये जो एविडेंस होगा सब्टेंसिव एविडेंस होगा, सारवान साक्ष्य होगा, इसका मतलब ये हुआ कि केवल उस एविडेंस के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। यानी कि और किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, अकेले ही वह साक्ष्य क्या है, पर्याप्त। अब कौन कौन साक्ष्य सब्टेंसिव एविडेंस होंगे, ये पूछा जाता है। तो आपका जो धारा 32 के क्लास 1 में आ जाएगा, पर आज शुरू हो जाएगा आपका डीडी। मृत्युकालिक कथन भी सारवान साक्ष्य होता है और केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर अगर किसी को सजा दी जाती है तो वह सजा वैध मानी जाए। संस्वीकृति भी सारवान साक्ष्य होती है। यदि संस्कृति न्यायालय की राय में सत्य थी, स्वैच्छिक थी, विश्वसनीय थी, तो ऐसी संस्वीकृति के आधार पर किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराना वैध माना जाएगा, सही माना जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। और तीसरा आपका सह अपराधी बताया गया 133, कल ही परसों मैंने बताया गया, कल तो खैर बंद ही था, बारिश मैंने प्राकृतिक आपदा के कारण, यानी किसी को कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, पर याद रखिए। यानी कि कल आपका पूरा क्लास किस कारण से बंद था, एक्ट ऑफ गॉड के कारण। एक्ट ऑफ गॉड मने विश मेजर, खूब बिहार पूछता है, तो विश मेजर मने प्राकृतिक कारणों से जो घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि प्राकृतिक या नेचुरल जो शक्तियां हैं उनके कारण जो घटनाएं घटित होती हैं उसी को हम विश मेजर, दैवकृत, भगवान का कृत्य या एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। तो एक्ट ऑफ गॉड याद रखिएगा अब आप लोग भी कानूनी भाषा में। 133 भी बताया गया कि कोई जो एक कॉम्प्लेक्स होगा, सह अपराधी होगा, सक्षम साक्षी होगा और केवल सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर यदि दूसरे सह अपराधी को सजा दी जाती है तो वह सजा अवैध नहीं होगी। तो अवैध नहीं होगी तो क्या होगी, वैध। यानी कि सह अपराधी का जो साक्ष्य होगा वो संपोषक नहीं, कैसा होगा, सारवान, क्योंकि केवल उसी के आधार पर क्या दिया जा सकता है दूसरे सह अपराधी को सजा, ये हम कल ही बताए थे। अब आइए स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर क्या है, इसको देखिए। एक एक पॉइंटों को अच्छे से डील करना है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, जब भी एडमिशन कम से कम 10 अंतर याद रखेंगे, आपका इंटरव्यू के लिए भी, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। देखिए हम 10 अंतर बताते हैं। पहले तो आपका स्वीकृति की परिभाषा पर आइए। जहाँ तक एडमिशन की परिभाषा की बात है, स्वीकृति की परिभाषा की बात है, पहला क्वेश्चन ये निकालना है कि क्या स्वीकृति को परिभाषित किया गया है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, तो एविडेंस के सेक्शन 17 में। जबकि संस्वीकृति को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो किसी धारा में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि पहला अंतर तो यही मिला। फिर एक बार देखिए कि स्वीकृति को धारा 17 में परिभाषित किया गया है, लेकिन संस्वीकृति को साक्ष्य अधिनियम की किसी भी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है।
तो अब आपको जो सेक्शन 17 में परिभाषा है वह लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइन, ये नहीं कि छोड़ देंगे। स्वीकृति वह कथन है जो या तो मौखिक रूप से किया जा सकता है या लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट रूप में। ऐसा कथन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करे, और ऐसा कथन उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में किया गया हो जिनका वर्णन सेक्शन 18, 19 और 20 में है। ये बताया गया था किसमें? धारा 18, 19 और 20। अब कन्फेशन पर आ जाइए। चूंकि संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है, तो आपको जब स्वीकृति की आप परिभाषा लिखे हैं तो संस्कृति की भी परिभाषा लिखनी ही होगी। और केस बताया गया था कि प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने संस्कृति को परिभाषित किया, किस केस में? पाकला नारायण स्वामी। यानी कि आपका जवाब रहेगा कि पीएन स्वामी यानी कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर के वाद में जस्टिस लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने कन्फेशन को परिभाषित किया, और वह परिभाषा आपको 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए, संस्कृति एक प्रकार की स्वीकृति है जिसके द्वारा किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करता है जिससे यह स्पष्ट हो कि इसी ने अपराध किया। अगर केवल इतनी बात स्वीकार किया है जिससे कि एक अनुमान इंगित हो कि इसी ने अपराध किया है, तो अनुमान इंगित होने से वह कन्फेशन नहीं बन जाएगा। और ये परिभाषा मैं बताया था कि आपका अनुमान इंगित होने से कन्फेशन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाता। या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करे या इतनी बातें स्वीकार करे जिससे बिल्कुल क्लियर हो किसी ने क्या किया था। केवल अनुमान मिले तो वह कन्फेशन माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। ये पहला अंतर आप लिखेंगे। दूसरा अंतर देखिए भाई, दूसरा अंतर आप ये दिखाएंगे कि प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती। प्रत्येक संस्वीकृति नहीं होती, लेकिन प्रत्येक जो संस्वीकृति है वह प्रथमतः क्या होती है? स्वीकृति। ध्यान से इसको समझिए। यानी कि जो प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति में कन्वर्ट नहीं होती। क्यों? अब समझिए। स्वीकृति द्वारा, एडमिशन द्वारा क्या क्या हो सकता है? या तो कोई व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकार कर सकता है, या दूसरा कोई अपराध का अभियुक्त है वह अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर सकता है। तो चूंकि आपका यानी कि प्रत्येक स्वीकृति आपका संस्वीकृति नहीं होती, केवल और केवल वही स्वीकृति संस्वीकृति होगी जिसके द्वारा किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या करता हो? स्वीकार। और चीजें भी स्वीकार कोई व्यक्ति कर सकता है। आपका जैसे कि मैं बिजली का बिल मैं भरता हूँ, या मैं 2000 रुपया भी का उधार लिया हूँ, इसमें किसी अपराध को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये भी एडमिशन है। इसका मतलब फिर एक बार समझिए,
प्रत्येक एडमिशन कन्फेशन में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एडमिशन द्वारा अपराध को स्वीकार किया भी जा सकता है और अपराध को स्वीकार न करके किसी अन्य बात को भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे कि ए है, ये कहता है कि मैंने ही बी को मारा, तब तो ये कन्फेशन हो गया। लेकिन ए कहता है कि बिजली का बिल मैं भरता हूँ, या वाटर टैक्स मैं भरता हूँ, या ये मकान मेरा नहीं बी का है, तो ये कन्फेशन नहीं है लेकिन एडमिशन तो है ही। तो क्या प्रत्येक एडमिशन कन्फेशन बन गया? नहीं। लेकिन प्रत्येक संस्वीकृति प्रथमतः स्वीकृति ही होती है, यानी कि प्रत्येक कन्फेशन एडमिशन होता है। अब कैसे होता है? क्योंकि जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपनी द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट करता है तो वह प्रथमतः एडमिशन ही है। लेकिन उसी का एक विशेष नाम क्या दे दिया गया है? कन्फेशन। भाई प्रथमतः हुआ क्या हुआ? एडमिशन। और अपराध स्वीकार किया है तो विशेष नाम क्या दे दिया गया है कानून द्वारा? कन्फेशन। ये दूसरा अंतर बताया गया। तीसरा अंतर देखिए, आपका एडमिशन कौन कर सकता है और कन्फेशन कौन कर सकता है। देखिए आपका तीसरा अंतर हम बता रहे हैं, स्वीकृति कौन कर सकता है, तो आपका जवाब रहेगा कोई भी व्यक्ति। यानी कि स्वीकृति अभियुक्त भी कर सकता है, आपका कह सकते हैं कि गवाह भी कर सकते हैं, पीड़ित भी कर सकता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि एडमिशन अभिकर्ता भी कर सकता है, वकील साहब भी कर सकते हैं। तो बस एक लाइन, स्वीकृति कौन कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति। लेकिन दिमाग में तुरंत आपको आना चाहिए कि कन्फेशन कौन करेगा, तो कोई व्यक्ति न मार दीजिएगा, लगातार बताया जा रहा है। संस्वीकृति केवल और केवल किसके द्वारा की जा सकती है? किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा। यानी कि फिर एक बार देखिए, स्वीकृति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन संस्वीकृति कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। केवल और केवल कौन कर सकता है? अपराध का अभियुक्त। ये अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि ये भी आपका, क्योंकि अपराध का अभियुक्त है और अपनी द्वारा किए गए अपराध को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, कबूल कर ले, तभी उसी स्वीकृति को हमने क्या नाम दिया है? संस्वीकृति। ये भी याद रखना भाई, काफी पूछा जाता है। अगला चौथा अंतर देखा जाए, स्वीकृति के बारे में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक प्रावधान किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 17 से लेकर कहाँ तक प्रावधान है? 23 तक। और कन्फेशन के बारे में 24 से कहाँ तक आपका प्रावधान है? 30 तक। ये बताया गया था भाई। आपका स्वीकृति की धारा से किस धारा तक? तो 17 से लेकर कहाँ तक? 23। और आपका कन्फेशन कहाँ से कहाँ तक? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 24 से लेकर किस धारा तक? अब अगला अंतर प्रभाव पर आइए। प्रभाव देखा जाए, स्वीकृति किस रूप में प्रभाव, माने स्वीकृति का इफेक्ट बताइए और संस्वीकृति का इफेक्ट बताइए। तो स्वीकृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से एविडेंस की धारा 31 में दिया गया है, लेकिन संस्वीकृति का प्रभाव आपका किसी भी धारा में नहीं दिया गया है। फिर एक बार याद रखिए,
जहाँ तक स्वीकृति का प्रश्न है, एडमिशन किस रूप में प्रवर्तित होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बेयर एक्ट में सेक्शन 31 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेकिन आपका कन्फेशन का क्या प्रभाव होगा, ये कहीं भी एविडेंस में 24 से लेकर 30 तक में किसी भी धारा में लिखा नहीं गया है। तो ऐसी दशा में अब नियम निकालेंगे। देखिए, दोनों प्री में भी बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है। सेक्शन 31 मैं बता चुका हूँ। ये बताता है 31 कि जो एडमिशन होगा वह निश्चायक सबूत नहीं होगा, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, अकाट्य तर्क नहीं होगा, निर्विवाद प्रमाण नहीं होगा। तो आखिर किस रूप में इन्फोर्स होगा? स्टापेल के रूप में, विबंध के रूप में। यानी कि फिर एक बार आइए, अगर स्वीकृति है तो किस रूप में आपका प्रवर्तित होगी, किस रूप में? देखिए भाई, विबंध के रूप में, विबंध के रूप में। और विबंध मैं लगातार बता रहा हूँ, विबंध का मतलब होता है मुकरने से रोक देना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एडमिशन किया है और न्यायालय में ये प्रूफ हो गया कि इसने एडमिशन किया है, तो अब उसे उस बात से मुकरने से क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। कौन सा सेक्शन बताता है? 31। अब कन्फेशन पर आ जाइए। कन्फेशन में क्या होगा, किसी भी सेक्शन में दिया नहीं गया है। तो ऐसी दशा में अब जो मैं अभी नियम बताया कि कन्फेशन कैसा साक्ष्य होगा आपका, तो कन्फेशन एक सब्सटेंशियल एविडेंस होगा, सारवान साक्ष्य होगा। इसका मतलब जानना है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि न्यायालय की राय में अभियुक्त ने जो स्वीकृति की है, अगर वह सत्य हो, विश्वसनीय हो और स्वैच्छिक हो। तीन बातें हमेशा रटे रहे। कौन कौन? संस्कृति सत्य हो, विश्वसनीय हो और क्या हो? स्वैच्छिक। तो मात्र कन्फेशन के आधार पर, मात्र संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां स्वीकृति किस रूप में प्रवर्तित होगी, एविडेंस के, वहां संस्वीकृति क्या होगी? सारवान साक्ष्य। क्या कहलाएगी? बस लिखना एक लाइन है, लेकिन समझाने के लिए ज़्यादा बताया जा रहा है। यानी कि अब आइए आपका देखा जाए किस में मुकरा जा सकता है और किस में नहीं मुकरा जा सकता। अभी हम बताए थे। आइए, जब व्यक्ति एडमिशन कर लिया और वह एडमिशन न्यायालय में प्रूफ हो गया, तो क्या कानून उसके विपरीत कोई बात करने देगा कि अब नहीं करने देगा? मुकरने देगा कि नहीं देगा? एडमिशन में क्या अभी बताया गया? मुकरने नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृति करने के बाद स्वीकृतिकर्ता अपन जब एक बार एडमिशन न्यायालय में साबित हो गया, तो अब उसे अपनी बातों से मुकरने नहीं दिया जाए। और कन्फेशन में अभी हमने बताया कि प्रत्याहारी संस्वीकृति, यानी कि क्या अगर कोई अभियुक्त कन्फेशन किया है, अपना अपराध स्वीकार किया है, तो अभी हमने बताया था कि क्या वह मुकर सकता है कि नहीं। तो हमने क्या बताया? मुकर सकता है। और अगर मुकर जाता है तो उस संस्कृति को हमने क्या नाम दिया था? मुकरी हुई संस्कृति या प्रत्याहारी संस्कृति। तो बताइए, किस में मुकरा जा सकता है और किस में मुकरा नहीं जा सकता? किसका प्रत्याहरण किया जा सकता है, किसका नहीं? तो बताइए, स्वीकृति का किया जा सकता है कि नहीं? बताइए अब आप लोग। नहीं। असंस्वीकृति का
चलिए ठीक है भाई, एक एक बार याद भी रखिए। अगला आइए। अब स्वीकृति किसके द्वारा की जाएगी? तो हमने कहा किसी व्यक्ति, लेकिन अब उसमें भी टेक्निकल पॉइंट आ जाएगा। किन व्यक्तियों का कथन एडमिशन माना जाएगा और किन व्यक्तियों का कथन कन्फेशन माना जाएगा? तो फिर एक बार बैक होना है और आपका देखिए सेक्शन 17 से मैं कंसेप्ट बताते हुए उठा रहा हूँ। धारा 17 ये कहती है कि उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में किया गया कथन एडमिशन या स्वीकृति माना जाएगा जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो धारा 18, 19 और 20। फिर एक बार इसको समझिए। यानी कि एडमिशन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, तो इसका और किस कंडीशन में कथन करते हैं तो एडमिशन माना जाएगा? तो व्यक्ति और परिस्थिति दोनों का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 3 सेक्शन में। कौन कौन? 18, 19 और किस में? 20। अब अगला नियम आपको ये देखना है और वह कन्फेशन में देखना है कि कन्फेशन किस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तो बस एक ही तो व्यक्ति है, कौन सा? अपराध का अभियुक्त। यानी कि कन्फेशन सदैव, संस्वीकृति सदैव अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाएगी। अगला अंतर देखिए भाई, स्वीकृति और संस्वीकृति में जो आप अगला अंतर देखेंगे उसको देखा जाए। स्वीकृति प्रायः स्वक्षतिकारी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति एडमिशन करता है, जो व्यक्ति स्वीकृति करता है, सामान्यतः वह स्वीकृति उसके विरोध में साक्ष्य में प्रयोग की जाती है। यानी कि अगर ए ने कन्फेशन किया, अगर ए ने स्वीकृति किया है तो सेक्शन 21 बताता है कि यह जो स्वीकृति है यह किसके विरुद्ध सुसंगत होगी? ए के। और किसके विरुद्ध साबित किया जाएगा? ए के। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः जो एडमिशन होता है वह स्वक्षतिकारी होता है। यानी कि जो व्यक्ति स्वीकृति करता है उसके हितों पर वह स्वीकृति बुरा प्रभाव डालती है, बुरा प्रभाव डालेगी। लेकिन अच्छे से लगाना है। लेकिन धारा 21 में मैं बताया था भाई, अब थोड़ा कठिन तो है ही। धारा 21 में कितने एक्सेप्शन है? 3। जहाँ की स्वीकृति करने वाला उस स्वीकृति को अपने फेवर में प्रयोग कर सकता है, अपने पक्ष में प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब उदाहरण से देखिए, अगर ए ने कोई स्वीकृति की है तो सामान्य नियम यह है कि यह ए के विरुद्ध ही साक्ष्य होगा और ए के लिए स्वक्षतिकारी होगा, ए के लिए क्या होगा? हानिकारक। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका सेक्शन 21 में 3 अपवाद दिए गए हैं जहाँ की ए अपने फेवर में उस संस्वीकृति को पेश कर सकता है, साबित कर सकता है। यानी कि ए अगर 3 कंडीशन में मामला आ गया तो उस कन्फेशन को अपने पक्ष में प्रयोग कर सकता है। अब कन्फेशन पर आ जाइए। अब बताइए, यदि कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है तो क्या हमेशा उसे नुकसान ही होगा कि कुछ लाभ भी होगा? तो भाई आपका लाभ तो नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि उसी आधार पर क्या मिल जाएगी? सजा। यानी कि संस्वीकृति हमेशा अभियुक्त के लिए क्या होगी?
तो आपका जवाब रहेगा संस्वीकृति हमेशा अभियुक्त के लिए घातक होगी, यानी कि अभियुक्त के लिए लाभदायी नहीं होगी बल्कि स्वक्षतिकारी होगी। क्यों? क्योंकि अपने बचाव के लिए वह प्रयोग नहीं करेगा बल्कि उस कन्फेशन के आधार पर उसे क्या दी जाएगी? सजा। बचाव में नहीं। बचाव क्या भाई? जब आप अपना अपराध स्वीकार कर लिए तो सजा ही तो दी जाएगी। अगला अंतर आइए, गुप्त रखना। गुप्त रखवा जाए कुछ को। देखिए आपका, अगर सेक्शन 23 उठाना है और इसमें कन्फेशन में 29, ध्यान से देखिए, एविडेंस की धारा 23 कहती है कि अगर गुप्त रखने के वचन द्वारा स्वीकृति की गई है तब उसे साक्ष्य में वह विसंगत होगी, अर्थात इरेलेवेंट होगी, अर्थात साक्ष्य में उसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर ए ने बी से एडमिशन या स्वीकृति की है और ये कहा है कि ये स्वीकृति गुप्त रखी जाएगी तो वह गुप्त ही रखी जाएगी और साक्ष्य में उसका प्रयोग नहीं होगा। साक्ष्य में प्रयोग नहीं होगा। कौन सी धारा बताती है एविडेंस की? 23। लेकिन कन्फेशन पर आ जाइए, पढ़ाया भी गया था 3-4 दिन पहले, 29। अगर किसी अभियुक्त से ये कहा जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और इसे गुप्त रखा जाएगा, यानी कि गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति सुसंगत होगी, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध किस रूप में पेश की जाएगी? साक्ष्य के रूप में। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कहाँ दिया गया है स्पष्ट रूप से? 29। यानी कि आपका धोखा द्वारा करा लिया गया, गुप्त रखने के वचन द्वारा करा लिया गया, मत व्यक्तिथा कर लिया, तो ये कन्फेशन क्या होंगे? रेलेवेंट। और अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में क्या किया जाएगा? प्रयोग। अगला देखिए भाई आपका, अब अगला नियम देखिए। अगला नियम ये है कि आपका पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई स्वीकृति और संस्वीकृति को देखना है अच्छे से। अगर पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोई व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकार करता है, अर्थात स्वीकृति करता है, तो वह जो स्वीकृति होगी सुसंगत होगी, उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी। लेकिन अगर कोई अभियुक्त अपने अपराध को पुलिस ऑफिसर के समक्ष स्वीकार करता है तो सेक्शन 25 के तहत वह जो कन्फेशन होगा वह विसंगत होगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कहाँ दिया गया है? 25। फिर इसको एक बार समझिए। पुलिस ऑफिसर से की गई स्वीकृति दे दे तो वह रेलेवेंट या सुसंगत होगी, लेकिन हल्का सा घुमा दे क्या? संस्वीकृति, तो वह क्या हो जाएगी? विसंगत। यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी। अब प्रभाव किस पर पड़ेगा देखा जाए। आपका प्रभाव किस पर पड़ेगा ये आपका देखना है और इसको अच्छे से और देखना है। प्री में भी आ चुका है क्वेश्चन भाई। सेक्शन 21 हम देखेंगे। इसी के साथ आपका संस्कृति में कौन सी धारा जोड़ी जाएगी? 30। देखिए भाई आपका, जो व्यक्ति स्वीकृति करता है और उसका हित प्रतिनिधि। अब आइए देखिए, स्वीकृति से कौन बाध्य होगा? ध्यान समझिएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है।
स्वीकृति से कौन बाध्य होगा? तो आपका जवाब रहेगा जो व्यक्ति स्वीकृत किया है वह बाध्य होगा। तो बताइए इस उदाहरण में कौन स्वीकृति किया है? ए। और इसके बाद सेक्शन 21 बताता है कि केवल स्वीकृति से स्वीकृति करता ही बाध्य नहीं होगा, बल्कि उसका हित प्रतिनिधि यानी कि उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि। तो उसका विधिक प्रतिनिधि कौन हम बना लें? बी। तो बताइए स्वीकृति किसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी? स्वीकृत करने वाले के, उसके हित प्रतिनिधि के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार्क कराइएगा। कौन सी धारा है ये? 21। बेयर एक्ट शुरुआती दौर में लिखता है कि जो व्यक्ति स्वीकृति करता है वह उसके विरुद्ध और उसके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध सुसंगत भी होगी और क्या की जा सकती है? साबित। एक उदाहरण देखिए पिता पुत्र का। अगर पिता ने स्वीकृति की है तो उस स्वीकृति से पिता भी बाध्य होगा और पुत्र भी बाध्य होगा। पुत्र पलट नहीं सकता। अब कन्फेशन में आ जाइए। तो संस्वीकृति में क्या होता है? अब बताइए अगर पिता ने संस्वीकृति किया है तो क्या वह पुत्र पर बाध्यकारी होगी? क्या पुत्र भी फंस जाएगा कि नहीं फंसेगा? भाई क्या कभी सुने हैं कि पिता ने अपराध किया, अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो पुत्र को भी सजा दे दी गई? नहीं। यानी कि फिर दिमाग में यहीं बैठा लेना है कि संस्वीकृति केवल और केवल उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ही सुसंगत होती हैं और साबित की जा सकती हैं। फिर एक बार अच्छे से जानिए। यानी कि अगर पिता ने अपना अपराध स्वीकार किया है तो वह पिता के विरुद्ध पेश किया जाएगा साक्ष्य में, और पिता को भले सजा दे दी जाए, उसके पुत्र पुत्रियों और पत्नी इत्यादि को उस संस्वीकृति के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसका एक अपवाद है और वह अपवाद है सेक्शन 30। हम बताए थे कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे? ले डूबेंगे। अर्थात इस नियम का अपवाद एक है। दिमाग में अस्थिर से जानिएगा। कौन सी धारा? प्री में भी काफी पूछा जा रहा है। जहाँ की एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय विचार में ले सकेगा। तो बताइए एक ही अपवाद है, ज्यादा नहीं। कौन सी धारा में? 30 में। जहाँ की एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को न्यायालय दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध क्या कर सकता है? विचार में ले सकता है। इस प्रकार जो 8-10 अंतर मुख्य थे बताए गए आपको, 8-10 अंतर पर्याप्त होते हैं। ये कभी न कहिएगा, मैं बता दूं, ये कभी न कहिएगा कि स्वीकृति सिविल मामलों में और कन्फेशन क्रिमिनल मामलों में। ये अंतर न बताइएगा, क्योंकि आपका फिर हम बता दें लास्ट में, जो भी एडमिशन है, जो भी स्वीकृतियां हैं, वह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में समान रूप से लागू होती हैं। और जो भी कन्फेशन है, जो भी संस्वीकृति है, वह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में समान रूप से लागू होती हैं। बस एक सेक्शन अपवाद है। आपका एविडेंस का सेक्शन 23 में जो आ जाता है स्वीकृति, वह केवल सिविल मामलों में, और एविडेंस की धारा 30 में जो संस्वीकृति आएगी वह केवल किस में? क्रिमिनल। यानी कि अगर हम 17 से लेकर और 30 तक की जो धाराएं हैं, हम दो धाराओं को हटा दें। कौन कौन? 23 और 30।
तो अन्य जो धाराएं बचती हैं वह सिविल मामलों में भी लागू होगी और किस में, क्रिमिनल। पर दो अपवाद हैं, तो कौन कौन केवल सिविल मामले में लागू होगी 23, और कौन केवल क्रिमिनल मामलों में, तो आपका कौन सी धारा 30। अन्य सभी धाराएं समान रूप से सिविल और आपराधिक में लागू होगी। तो भाई इसको लोग हमेशा उल्टा ही पढ़ते हैं, तो इसको सीधा कर लेना है। इस प्रकार अंतर भी समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ा जाए भाई। अब आपका एक सेक्शन आपका कह सकते हैं बड़ा है, उसके बाद थोड़ा माने राहत मिलेगी पढ़ाने में, और वह सेक्शन है आपका 32। 31 हम बता चुके हैं भाई, फिर एक बार बता दें क्रम से, चूंकि 30 तक बताया गया था, एक लाइन हम बता दें। स्वीकृति का प्रभाव धारा 31 में दिया गया है, तो स्वीकृति किस रूप में प्रवर्तित होगी, तो अभी बताया गया किस रूप में, निश्चायक सबूत होगी कि विबंध पैदा करेगी। विबंध कौन सी धारा में, 31। यानी कि एक बार एडमिशन किया है तो मुकरने से उसे क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। तो विबंध या स्टापेल याद किए रहिएगा, कौन सी धारा 31, खूब पूछा जाता है। अब आइए 32 को तोड़ा जाए भाई। सेक्शन 32 बात न करिए भाई, धारा 32 तोड़ा जाए, क्योंकि 32 से आपका इसमें थोड़ा समय लगता है। जब भी आप सेक्शन 32 पढ़िए, सबसे पहले आपका 60 पढ़ना है। यानी कि जब भी धारा 32 उठाइएगा, आपका सबसे पहले कौन सी धारा पढ़नी है, आपका 32 पढ़ना है। और जो 32 का सिद्धांत है, अभी उत्तराखंड में पूछा गया था, यह किस पर आधारित है, आवश्यकता पर, निसेष्टि पर। यानी कि आपका किस पर आधारित है, आवश्यकता पर। देखिए 32 का अभी हम पहले तोड़ लिया जाए। 32 में कुल 8 खंड हैं, और 8 खंडों से क्वेश्चन आपका, देखिए प्री में कैसे क्वेश्चन बना है, मेंस में कैसे बना है, और अभी आपका बिहार जे में भी आया था कि मृत्युकालिक कथन को परिभाषित करिए और इसका साक्षिक मूल्य बताइए। एक क्वेश्चन प्री में निश्चित बनता है, पहले क्वेश्चन का मॉडल निकाल लिया जाए तब आपका बताया जाए। देखिए आपका एमपी ओमपी राजस्थान जाएंगे, तो जो 32 के 8 क्लाज हैं वो मिलाने के लिए आते हैं कि कौन सही नहीं है। तो 4 क्लाज देगा, 3 तो सही रहेगा और एक का खंड क्या रहेगा, इधर उधर कर देगा। तो सबसे पहले 8 खंडों को किसमें क्या है, एक एक लाइन दिमाग में बैठा लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है कि कौन सा क्लाज किससे कोरिलेट है, यानी कि 8 जो खंड हम पढ़ाएंगे वह कहाँ कहाँ से कोरिलेट होते हैं, आपको वो जानना है। तीसरा आपका जो बनता है, आपका 32 के क्लाज 1 से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है मृत्युकालिक कथन, या डीडी, या डाइन डिक्लेरेशन, या मृत्यु सैया की घोषणा, या मृत्यु सैया का कथन, जो भी दे। ये 32 का क्लाज 1 बनता है, और इसमें तमाम आपका क्वेश्चन बनता है। मर गया तब क्या होगा, जिंदा बच गया तब क्या होगा, अगर मरा नहीं तब क्या होगा, साक्ष्य में महत्व क्या होगा, आपका एविडेंशियल वैल्यू किस में बताई गई, केस कौन सा है, तमाम क्वेश्चन बनेंगे। अपने मृत्यु के बारे पिछली बार बना था, अपने मृत्यु के बारे में बताया हो कि दूसरे को कि दोनों, तो किसके मृत्यु के बारे में, अपने मृत्यु के बारे में, दूसरे नहीं। ये भी आपका हम बताएंगे। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले 60 उठाइएगा, यहीं थोड़ा समय लगेगा, मान के चलिए आपका 2 से 3 लेक्चर इसमें लगेगा 8 खंड पढ़ाने में कोरिलेट करके।
हाँ 32 देखिए। अभी सबसे पहले धारा आपका 60 देखी जाती है, ध्यान समझिए। धारा 60 में डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत है, यानी कि जो ओरल एविडेंस होगा, जो मौखिक साक्ष्य होगा, वह प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा न्यायालय में आकर साक्ष्य देता है, वह तभी साक्ष्य देगा जबकि उसने उस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, स्वयं अपने कानों से सुना था, स्वयं त्वचा द्वारा स्पर्श किया था, स्वयं नाक से सूंघा था या स्वयं उसका स्वाद लिया था। यानी कि स्वयं इंद्रियों द्वारा क्या बनाया हो, बोधगम, तब आकर न्यायालय में क्या दे, गवाही। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन 32 में जो 8 क्लाज हैं, ये भी इसका अपवाद है। तो पहला क्वेश्चन ये मिला कि धारा 32 के जो 8 क्लाज हम पढ़ेंगे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि अनुश्रुत साक्ष्य, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस है कि हियर से एविडेंस है। तो डायरेक्ट नहीं है, क्या है, हियर से या अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत। पहला क्वेश्चन ये याद रखना शुरुआत है। अनुश्रुत का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति घटना को अपने आंखों से नहीं देखा, फिर भी वह उसका एविडेंस 8 कंडीशन में क्या किया जा रहा है, स्वीकार। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि 32 क्या है। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य न मारिएगा, अप्रत्यक्ष साक्ष्य है या हियर से एविडेंस है या अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य। यानी कि जो व्यक्ति बयान देने आएगा वह घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा रहता, दूसरे से सुनी हुई बातों को आकर क्या देता है, बयान। तो धारा 32 किस सेक्शन का एक्सेप्शन है, तो आप क्या मार्क कराएंगे, 60 का। किसका, याद रखिए पहला क्वेश्चन जो अच्छा निकला। दूसरा देखिए, सेक्शन 32 में उन दशाओं का वर्णन किया गया है जहाँ की अगर कोई व्यक्ति मर गया है, अब मिल ही नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या न्यायालय की राय में बहुत दूर चला गया है और न्यायालय में बुलाने में बहुत खर्चा भी लगेगा और बहुत ज़्यादा क्या होगा, समय। तो ऐसी दशा में उसके पूर्ववर्ती कथनों को एविडेंस में क्या किया जाता है, स्वीकार। एक उदाहरण देखिए, ये एक व्यक्ति है, पूर्व में कुछ कथन किया था और अब वह पागल हो गया है, तो क्या पागल को न्यायालय में बुलाकर गवाही ली जाएगी, नहीं। तो उसने जो पहले कथन किया था उसी कथन को साक्ष्य में अब क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार। दूसरा देखिए, ये एक व्यापारी था, कारोबार के अनुक्रम में कुछ अपनी डायरी पर बातें लिखा, अब वह मर गया, तो क्या उसको बुलाया जाएगा स्वर्ग या नरक से, नहीं। उसने जो लिखा है बिना उसे बुलाए ही साक्ष्य में क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार। तो कितनी कंडीशन दी गई है, बिहार में पूछा गया था। 32 में कितनी कंडीशन है, तो हाँ ये याद रखिए, ये बिहार में पूछा था। अब 8 कंडीशनों में पहला कंडीशन शुरू किया जाए। देखिए डायरेक्ट एक बार बता दें भाई, तब शुरू किया जाए। पहला कंडीशन ही ज़्यादा पढ़ना है और एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखिएगा। पहले बेयर एक्ट बता दिया जाए, तब आपका पहला कंडीशन को तोड़ा जाए। देखिए भाई, आपका हेडिंग देखिए, वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का
किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि। अब बेरक की भाषा देखिए, अभी खंडवाइज नहीं, बिना खंडवाइज। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन। तो आप पहला क्वेश्चन धारा 32 में ओरल स्टेटमेंट रेलेवेंट होंगे कि रिटेन की, दोनों, यानी कि मौखिक की लिखित की, दोनों दोनों। देखिए अगला, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए थे, यानी कि पहले किए गए थे, तो हमने व्यक्तियों का उल्लेख किया। कैसे व्यक्तियों द्वारा किए गए थे? जो क्या हो गया हो, पहला मर गया है, या दूसरा हमने क्या बताया, जो मिल नहीं सकता, या तीसरा हमने क्या बताया, जो साक्ष्य देने में समर्थ हो कि असमर्थ, असमर्थ हो गया हो, या जो बहुत क्या निकल गया हो, दूर, और न्यायालय की राय में अगर उसे बुलाया जाए तो क्या लगेगा, ज़्यादा समय भी लगेगा और ज़्यादा क्या लगेगा, पैसा। तो ऐसी दशा में आपका क्या किया जाए, तो ऐसी दशा में न्यायालय, माने कह सकते हैं ऐसी दशा में, यानी कि निम्नलिखित दशाओं में ऐसे कथन स्वमेव, माने अपने आप, या सेल्फ, या स्वतः साक्ष्य में सुसंगत होंगे। यानी कि कुछ करना नहीं है, बस आपको दिखाना है चार कंडीशन, चार में से अगर एक भी विद्यमान रहे तो 32 के 8 खंडों में उसका पूर्ववर्ती चाहे लिखित कथन हो या क्या, मौखिक, सुसंगत होगा कि विसंगत, और अपने आप सुसंगत हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब पहला खंड देखिए, आपका पहला खंड है, जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति मर गया है और मरने से पहले उसने अपने मृत्यु के कारणों के बारे में बताया हो, तो इसी को कहते हैं, खूब पूछा जाता है, डाइन डिक्लेरेशन या डीडी, या मृत्युकालिक घोषणा, या इसी को कहते हैं मृत्युकालिक कथन, या मृत्यु सैया का कथन। देखिए इसको क्या क्या पढ़ना है आपका, काफी महत्वपूर्ण है, प्री मेंस इंटरव्यू हमेशा पूछा जाता है। देखिए जब भी आप 32 का क्लास 1 पढ़िए तो आपका सेक्शन कौन कौन को रिलेट करना है ये पहले जाना जाता है। मृत्युकालिक कथन में एक तो धारा 60 को रिलेट करेंगे, फिर आपका 104 को रिलेट करेंगे, 136 को रिलेट करेंगे, 145 करेंगे, 157 करेंगे, 158 करेंगे। यानी कि एविडेंस की आप कौन कौन सी धाराएं आपका कोरिलेट करना है पढ़ते समय, तो फिर आपका बता दिया जाए, सेक्शन कह सकते हैं कि कौन, हाँ चलिए, सेक्शन आपका जो करना है आपका 32 का क्लास 1, उसके बाद कौन सा 60 करना है, उसके बाद 104, उसके बाद 136, उसके बाद आपका 145, 157 और अंतिम 158। जो सीआरपीसी की धारा को रिलेट करनी है, सीआरपीसी की धारा 162 पढ़िएगा और 164, कम से कम दो धाराएं हर हाल में पढ़ना है। कौन कौन, आपका 162, 164, एक और धारा पढ़ लीजिएगा 154, इसको भी हम कोरिलेट करेंगे। यानी कि सीआरपीसी की 3 धाराएं पढ़नी है। कौन कौन, आपका 162, 164 और 154। अब देखिए मृत्यु का पहले भूमिका देखिए, ऐसे नहीं आपका तमाम चीजें मैंने आज तो नहीं शुरू हो पाएगा, आज भूमिका में ही रह जाएगा।
इसको मृत्युकालिक कथन आपका, इसको पढ़ने के लिए एक तो परिभाषा हम बताएंगे, मृत्युकालिक कथन क्यों साक्ष्य में स्वीकार किया गया है, इस पर केस के माध्यम से हम चलेंगे। फिर विद्वानों का माध्यम चलेगा कि कुछ विद्वान हैं वो भी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन एक दिमाग में आज 5 मिनट में कंसेप्ट बना लीजिए, और वह बनाना है कि कोई व्यक्ति है जो अब मर चुका है और मरने के पहले उसने अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से या इशारों द्वारा, या उस संव्यवहार की परिस्थिति, उस ट्रांजैक्शन के कंडीशन के बारे में बताया हो, यानी कि उस हालात के बारे में बताया हो जिस हालात में उसकी डेथ हुई, तो इसे ही मृत्युकालिक कथन कहते हैं। और किस सेक्शन में रेलेवेंट हैं, तो आपका जवाब रहेगा 32 के किस खंड में, 1 में। तो मृत्युकालिक जो मर गया है उसका कथन कहाँ सुसंगत है, 32 के क्लास 1 में। लेकिन कथन किससे रिलेटेड हो, या तो मृत्यु के कारण या उस हालात से, हम बताएंगे पाकलानंद स्वामी, उस हालात से जिसमें उसकी क्या हुई, मृत्यु। और अंत में भारत और इंग्लैंड में अंतर भी पढ़ना है, पढ़ाते समय मैं अंतर भी लगातार बताता रहूँगा। जब भी मेंस में लिखे अंतर साथ साथ लिखते रहिए, यानी कि भारत में लिखे तो एक लाइन ही सही, इंग्लैंड में आप क्या करेंगे, अंतर दिखाते रहेंगे, तो एक एक करके पहले तोड़ लिया जाए सेक्शन भाई। तब आइए पहले 154 सीआरपीसी। ए एक व्यक्ति था और बी के खिलाफ एफआईआर कराया, और ए एफआईआर कराने के बाद मर जाता है। अब ये जो एफआईआर होगा, क्या 32 के क्लास 1 में एविडेंस में मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। यानी कि मृत्युकालिक कथन किसी भी व्यक्ति के समक्ष किया जा सकता है। अब आइए, ए एक व्यक्ति हैं, अस्पताल में भर्ती हुआ, बी डॉक्टर हैं, डॉक्टर से बताया कि हमको ये चोटें इन्होंने पहुंचाई, मर गया। तो जो डॉक्टर से कहा है मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं, नर्स से कह दिया तो माना जाएगा कि नहीं, मित्र से कह दिया तो माना जाएगा कि नहीं, पुलिस से कह दिया तो माना जाएगा कि नहीं, मजिस्ट्रेट से कह दिया तो माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। मृत्युकालिक कथन किसके समझ किया जा सकता है, किसी भी। ये भी अभी उत्तराखंड में पूछा गया था। दूसरा ये है कि पुलिस बयान दर्ज करती है, 161 सीआरपीसी। अगर जिस व्यक्ति ने बयान दिया है वह मर गया और उसने अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया है, तो वह भी मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। तो मजिस्ट्रेट साहब किस धारा में बयान दर्ज करते हैं सीआरपीसी के, 164। अगर किसी दुराचार की शिकार महिला का मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज किया, वह महिला 2-4 दिन बाद मर गई, तो क्या उस महिला का बयान डीडी में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा। निर्भया कांड सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली का, जहां की जो बयान दी थी और बयान के बाद एक्सपायर कर गई, तो वह बयान काफ़ी मायने रखा और वहीं मुख्य आधार मृत्युदंड देने का बना भी, तो डीडी मान लिया जाएगा। अब एक लाइन बता दिया जाए। धारा 60 में ये कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा जो घटना को देखा हो, लेकिन धारा 32(1) क्या सभी इसके क्या हैं, अपवाद, 8 खंड। अब आइए सबसे पहले मृत्यु साबित करिए। अब आइए, कोई व्यक्ति चाहता है कि हम ए के कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में किस रूप में प्रयोग करें, साक्ष्य के, तो सेक्शन 104 ये बताएगा कि सबसे पहले यह साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति का कथन है वह व्यक्ति मर गया है।
तो कौन सी धारा में साबित करना होगा? 104। एक एक लाइन जानिए। सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का हम कथन पेश कर रहे हैं वह व्यक्ति क्या हो गया है? जिंदा है कि मर गया है? तो मर गया है तो किस धारा में साबित किया जाएगा कि वह मर गया है? तो एक सेक्शन कौन सा है? 104। लेकिन न्यायालय अनुधारा 136 एविडेंस के तहत मृत्युकालिक कथन पहले स्वीकार कर सकता है और कह सकता है कि मृत्यु का मामला जो है आप बाद में साबित करिएगा, लेकिन पूरी तरह छूट नहीं दी जा सकती। यानी कि मृत्युकालिक कथन पहले स्वीकार कर सकता है न्यायालय, लेकिन कह सकता है कि आप बाद में क्या साबित करिएगा? मृत, लेकिन छूट नहीं दी जा सकती। हर हाल में यह व्यक्ति मर गया है, इस बात को कोर्ट में चाहे पहले साबित करिए या कब साबित करिए बाद में, तो सामान्य नियम क्या है? पहले साबित करना। लेकिन न्यायालय छूट दे सकता है कि नहीं? अब पहले कथन स्वीकार कर ले और किस धारा में छूट दे दे? 136। अगला ये, अगर कोई व्यक्ति कथन किया है और अपने मृत्यु और मरा नहीं, यानी कि कथन तो किया और मरा नहीं, तो आप लोग खुद बताइए, क्या जब मरा नहीं तो मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं? नहीं। तो उसका एविडेंस में क्या प्रयोग होगा? उसका साक्ष्य में क्या प्रयोग होगा? तो दो धाराएं और दिमाग में रखना है। अगर बच गया और उस मामले में वह गवाह बनकर आता है तो उसके कथन का साक्ष्य में प्रयोग एविडेंस की धारा 145 के तहत खंडन और 157 के तहत किसके लिए? संपुष्टि के लिए किया जा सकता है। लेकिन आप कहने कि जिंदा बच गया तो क्या कथन मृत्युकालिक कथन तो नहीं होगा, लेकिन कथन बेकार नहीं जाएगा। अब ये है कि मृत्यु हो गई हो, अब डेथ पर हमें आ जाना है बहुत डिटेल में। डेथ शब्द का मतलब क्या हुआ? तो आपका मृत्यु का मतलब मानव की मृत्यु। अब मृत्यु कई प्रकार से होती है भाई। कोई व्यक्ति हत्या करके मार दिया जाता है, हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध है। आत्महत्या, दहेज हत्या इत्यादि आपका है। तो मृत्यु का मतलब कौन सी मृत्यु? आपराधिक मानववध की हत्या की, आत्महत्या की, दहेज हत्या की, सभी। मृत्यु कैसे हुई हो? कौन सी मृत्यु? सभी मार कर आइएगा। यानी कि चाहे वह दहेज हत्या हो और चाहे हत्या हो या आत्महत्या हो, सभी में ये नियम लागू होगा। एक उदाहरण लास्ट में देखिए। एक महिला है, अपने पिता के यहाँ फोन करती है कि दहेज के लिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, योजना लोग बना रहे हैं, हो सकता है कि हमें जान से मार दें। और दूसरे दिन खबर आती है कि वह महिला की मृत्यु हो गई अप्राकृतिक दशा में। तो जो महिला ने अपने पिता या बहन से बातें की हैं, वे बातें साक्ष्य में क्या होंगी? रेलेवेंट। और वह क्या मानी जाएंगी? डीडी, डाइन डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन। तो कल आपका शुरुआत किया, मैंने कल तो नहीं, सोमवार को शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि कल केवल आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही चलेगा और पुलिस एक्ट, ताकि थोड़ा दोनों खींचे। तो एविडेंस की क्लास आपका सोमवार को चलेगी भाई, आपका 10:30 बजे। तो सोमवार को आपका एक एक छोटी छोटी जो बातें हैं, पहले बेयर एक्ट तोड़ लिया जाएगा और उस बेयर एक्ट को तोड़कर एक एक चीज़ें जहाँ जहाँ रहेंगी आपका उसमें सेक्शन और इत्यादि समाहित किया जाएगा। अभी ये शुरुआत नहीं हुई, अभी केवल एक सामान्य बात बताएगा भाई, बहुत ज़्यादा नहीं। एक दिमाग में बैठे कि ये होता है और यहीं आगे हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो अभी 10 मिनट बाद भाई पुलिस एक्ट चलेगा।